राइट नाउ हमारे साथ है ऋषभ। और ऋषभ ने क्वालिफाई किया है जेई मेंस और ये हैं अभी एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। ऋषभ देंगे अपना इंट्रोडक्शन। तो ऋषभ, आप बताइए कि आप कौन से कॉलेज में हैं, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की और जेई मेंस में आपका कितना परसेंटाइल आया था। हाय एवरीवन। मैं हूँ अभी एनआईटी कैलिकट में। किस कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ाई की थी ये बहुत लंबी कहानी है, आगे बताते हैं आपको। वैसे मेरा जेई मेंस में 97 परसेंटाइल था। और आपने जेई एडवांस भी दिया था क्या? हाँ, मैंने जेई एडवांस भी दिया था। तो जेई लेकिन एडवांस में वो क्या एडवांस रहा में था? एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा मैथ बहुत ज़्यादा वीक था। ऐसे ओवरऑल मार्क्स तो 112 बन गए थे मेरे, लेकिन मैथ में इंडिविजुअल कट ऑफ पार हो नहीं पाया था। दैट्स व्हाई ओके। मैथ एडवांस क्वालिफाई ही नहीं हुआ। ओके, तो इस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आपका जो वीक था उसको आपने कैसे स्ट्रॉन्ग किया थोड़ा सा, ताकि आपको जेई मेंस में सिलेक्शन मिल पाया। और हाँ आपके सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या रहा था। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को जी। आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो ऋषभ, क्या आप बता सकते हैं कि जो आपका पास्ट लाइफ है, यानी कि जो आप पहले क्लासेस में थे, तो आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, आपका मार्क्स बहुत ज्यादा था, आप स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट थे, या आप एकदम वीक स्टूडेंट थे? मतलब 10th से पहले बताया जाए तो मैं कुछ ज़्यादा ब्रिलियंट भी नहीं था और एकदम फेलियर टाइप भी नहीं था। एक एवरेज स्टूडेंट था जिसका 70-75 आराम से नंबर आ जाता था, या परसेंट बोले। 10th की बात करें तो वो मैं कोरोना बैच से हूँ। मतलब मेरा भी वही के1 है। बैच, जिसका अनऑफिशियल नेम तो कोरोना बैच ही है। उसमें मेरे 90.2% बन गए थे, लेकिन क्या ही कहें, एग्ज़ाम तो हुआ नहीं था। तो उस मार्क्स का मतलब रहा नहीं। यानी कि जो मार्क्स है वो स्कूल वालों ने दे दिया था, क्या बोलते हो? बोल सकते हो, मतलब इतना तैयारी नहीं था कि 90% आ जाए, लेकिन था वही एवरेज स्टूडेंट, 75-70% आ सकता था। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरा तो अप्रोक्सीमेटली ज्यादा आता, लेकिन स्कूल वालों ने कम ही कर दिया। अच्छा। तो ये सही बताओ, है। अब ट्वेल्थ का जो मार्क्स है वो तुम्हारा कितना था बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वेल्थ में? में एक्चुअली मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने ट्वेल्थ पढ़ा नहीं। मतलब क्या था कि जेई के लिए किया, जनवरी अटेम्प्ट दिया, उसके बाद जस्ट हमारा बोर्ड्स था। मेरा जनवरी अटेम्प्ट बहुत खराब हो गया था, फिर क्या ही कहें, बोर्ड्स में भी ध्यान नहीं था। वही एग्जाम के कुछ कुछ दिन पहले पढ़ के जाता था। तो अरे, अगर परसेंट ओवरऑल बोले तो 88% था मेरा। 88% मार्क्स आया था। हाँ। तो ये एक डिसेंट मार्क्स है। हाँ। इतने में चार और लड़के टॉप हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं एक तुमको मैं फन फैक्ट बताता हूँ। मेरे जेई बताओ। मेंस में पहले अटेम्प्ट में मैथ में 0 नंबर थे, ठीक। ओके। और बोर्ड्स में मैथ में गेस करो कितने नंबर होंगे। 88% आया है, यानी कि 70 मार्क्स के आसपास होंगे 100 में। जी नहीं, 100 में मेरे थे 95 मार्क्स। ये कैसे हुआ, मतलब कि भाई जेई के अंदर 0 और फिर बोर्ड के अंदर 95, ये कैसे पॉसिबल है? ये मतलब मैं अगर बोर्ड्स के लिए बताऊं तो बोर्ड्स में क्या होता है ना कि आप अगर उसके वन शॉट देख के चले जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के चले जाओ, वो टीचर लोग कराते हैं ना, टॉप 25 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, वो सब देख के चले जाओ, बोर्ड्स में वो एनफ होता है। तो बोर्ड्स का ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं होता है। अब ओके। समझ में आया। तो पहले जो तुम थे क्लास 8 9 10th में, वो तुम एक एवरेज स्टूडेंट थे जो कि 70 75% के आसपास लाया करता था। 10th में स्कूल वालों ने मार्क्स थोड़ा सा हाइप करके दे दिया तुमको। उसके बाद तुमने हाँ 11 12th में जेई का प्रिपरेशन किया, जिसमें तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट में जेई में थे 0 मार्क्स मैथमेटिक्स के अंदर। और देन जी जी। तुम्हारा जो मैथ का बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें तुम्हारा आया 95 100 में से। तो वही, ये मेहनत का ही कमाल है। और मेहनत बहुत तगड़ा हुआ था, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट से मैथ में बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 95 लाना कम नहीं होता है। अब हम लोग आएंगे जेई प्रिपरेशन के ऊपर। तो ये बताओ कि क्लास 10th के बाद जब तुम 11th में गए, इंटर किए, तो जेई करना है या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना है, वो कैसे मतलब कंफर्म हुआ तुम्हारा? तो पहले ये देखो, बता दो। ऐसा ऐसा कुछ नहीं था कि इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना है। 10th खत्म हुआ, मैं छपरा से हूँ, ठीक। छपरा में ऐसा कोई क्रेज नहीं है कि जेई नीट करना है, ठीक। तो रेगुलर कोचिंग में एडमिशन ले लिया मैंने, मतलब ट्वेल्थ करने के लिए। लगभग मेरे को याद है अगस्त, हाँ अगस्त के लास्ट तक वही नॉर्मल स्कूलिंग ही चल, मतलब स्कूलिंग इधर और कोचिंग इधर। मतलब ओके। जेई के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था, बोर्ड्स के लिए ही कर रहा था। तो फिर क्या होता है, अगस्त के लास्ट वीक में एक्चुअली, नाम सुना होगा, ठीक। तो मैं वहाँ पे फॉर्म भर देता हूँ। मतलब बोला, लो भर दो, अगर हो गया तो चले जाना।
और भाग्य से मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, 2-3 फेज में एग्जाम होता है, हो जाता है सिलेक्शन। और मैं सितंबर के सेकंड या थर्ड वीक में मैं 30 में जाता हूँ। और फिर वहाँ पे जाके मेरे को पता चलता है कि मैं यहाँ पे जेई का प्रिपरेशन करने आया हूँ। उसके पहले मेरे को पता ही नहीं था कि ओके, जेई नाम का कोई चिड़िया भी होता है। तो घर वालों ने बोला और तुमने एडमिशन ले लिया। तो जब तो शाम को क्या करते हैं, हमारे सीनियर्स हमसे इंटरेक्शन करते हैं, ठीक। तो हमें बैठा दिए थे बेंच पे और वो सामने मतलब हमें बता रहे थे यहाँ के रूल्स क्या है, मतलब कैसे पढ़ना है, ये सब गाइड कर रहे थे, ठीक। तो लास्ट में क्या हुआ ना कि वो लोग सब पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पे आए हो, कुछ करने आए होगे। तो मैं सेकंड बेंच पे बैठा था, ठीक। और फर्स्ट बेंच पे 5 लड़के बैठे थे। पहला गया, बोला आईआईटी बॉम्बे सीएससी। मेरे को यहाँ तक कुछ नहीं पता ये आईआईटी क्या है, सीएससी क्या है, पांचों यही बोले। जब मेरे को भैया लोग बुलाया तो मेरे को लगा ना कि इस पोजीशन पे ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच पे यही बोलना है। मतलब ऐसा नहीं, मेरे को लगा यही बोलना है, आईआईटी बॉम्बे सीएससी ही बोला जाता है। सुन के, हाँ, वहाँ पे राइट। गया और बोला आईआईटी बॉम्बे सीएससी। फिर 2-3 दिन बीता तब पता चला कि अरे यार ये आईआईटी बॉम्बे सीएससी अलग ही चिड़िया है। फिर ये धीरे यार धीरे वन वहां टू से पता फिफ्टी चला। हाँ, वहां से पता चला कि होता क्या है। स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत है, चूंकि हम लोग को रनिंग बैच में इंटर किया गया था। वहाँ पे एक ऑनलाइन क्लास पहले से चलता था, हम लोग थोड़ा सा लेट बैच थे, तो हम लोग को ऑनलाइन क्लास भी नहीं हुआ था। और जो ही वो ऑनलाइन ऑफलाइन में शिफ्ट हुआ, हमें वहाँ पे मर्ज कर दिया गया, ठीक। वहाँ पे सिलेबस लगभग चला गया था ऐसा सेंटर ऑफ मास के करीब, और हम लोग थे यहाँ पे काइनेमेटिक्स पे। तो ऐसा थोड़ा सा हम लोग को था कि अब क्या ही किया जाए। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा यार। सुबह में मतलब दिन रात आदमी पढ़ता ही रहता था, ऐसा लगता था कि पढ़ रहा है और बीच में टाइम मिल रहा है तो खाना खा रहा है या फिर सो रहा है। यही सब था। फिर धीरे धीरे खत्म हुआ, वो फेज खत्म हो गया, इनिशियल फेज। फिर 11th, हाँ 11th में लगभग जनवरी में क्या होता है कि एक बार और लॉकडाउन लग जाता है, याद होगा राइट, राइट, 2022 बिल्कुल, में हाँ। लॉकडाउन लग जाता है। और जिसकी वजह हम से लोग आ मुझे भी जाते हैं घर पटना पे। से शिफ्ट करना पड़ा था अपने घर पे। मैं हाँ, पीडब्ल्यू विद्यापीठ में था, उसमें पीडब्ल्यू पाठशाला अच्छा। में था मैं। तो वो लॉकडाउन लग जाता है, फिर आना पड़ता है मुझे अपना घर। और घर पे ऑनलाइन क्लास पे पढ़ाई तो होता है नहीं, मतलब 1 महीना पूरा एकदम वेस्ट। और उसी में क्या ही बताएं, आदमी कहीं अलग ही डायरेक्शन में चला गया था, छोड़ो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। ओके, तो ये एक सस्पेंस रहेगा आगे वीडियो के लिए। ये सस्पेंस रहेगा। फिर जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, टीचर्स थे ना, जो अच्छे टीचर्स थे, धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं कोचिंग। अब रीजन क्या था मेरे को नहीं पता, लेकिन जो टॉप के अच्छे फैकल्टी थे वो छोड़ने लगता है। और हम होने लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत, मतलब वहाँ पे करिकुलम भी सही नहीं। और हाँ, सबसे बड़ा बात बता रहे, हम रखना अलाउ नहीं होता है। तो ओके, हमारे पास वहाँ तक कोई एक्सपोजर ही नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस भी करके, मतलब ऐसा जब तक हम घर पे नहीं आए तब तक ऐसा नहीं था ना कि कहीं जैसे पीडब्ल्यू हुआ या कोई और इंस्टीट्यूट हुआ जिससे पढ़ के किया जा सकता है ऑनलाइन, ऐसा कुछ में कोई एक्सपोजर नहीं था। फिर वहाँ पे गए, धीरे धीरे अब समझ में आने लगा था कि ऑफलाइन क्लासेस से होने वाला कुछ नहीं है। लगभग मार्च आ गया था, फिर मैं होली में घर आया, अच्छे से रिसर्च किया, मतलब रिसर्च क्या किया, सर्च किया कि अब राइट। क्या करना है। ये तो कंफर्म हो चुका था कि ऑफलाइन क्लासेस से होने वाला नहीं है। तो फिर मुझे राजवंश सर का वीडियो मिला। मतलब क्या ही वो फिजिक्स पढ़ाते थे, मतलब राजवंश सर क्या हैं। ही बताएं। उनको अब हम वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने जब ऑफलाइन टीचर्स का फिजिक्स देखा और इनका देखा, यार जमीन आसमान का अंतर था। आदमी ऑफलाइन क्लासेस में लगता था सो जाएगा बोर होके। फिर राजवंश सर का वीडियो, अरे यार मतलब 2 घंटे कैसे बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था। तो फिर इस बार क्या किया मैंने, फोन ले तो ये लिया, बात है, अलाउड नहीं था फिर। ये बात है क्लास 12th का। हाँ, ये बात क्लास 11th के लास्ट का है, क्योंकि 11th देखो लास्ट का है, ओके। हाँ, ऐसे सारे लड़कों का 12th स्टार्ट हो गया था, लेकिन हम हम्म। लोग का सिलेबस लीड बहुत बैच पीछे था। था। ऐसा समझो ना कि राइट। हाँ, हम लोग मार्च में थे एसएचएम पे, समझ सकते हो कि मार्च दो 12th के ऐसा 2022 के मार्च में हम लोग थे एसएचएम पे। अभी वेव्स थर्मोडायनेमिक्स सारा बाकी ही था। तब हो गया था, क्या ही किया जाए। फिर राजवंश सर का वीडियो देखा, तब मैं फोन लेके चला गया वहां पे। 30 में अलाउ नहीं था, फिर भी वहाँ पे सर का वीडियोस देखता था। और केमिस्ट्री भी मेरे को समझ में नहीं आता था वहाँ पे, क्योंकि केमिस्ट्री के फैकल्टी भी अब वहाँ से मतलब हट ही गए थे जो अच्छे थे। पता नहीं अब कोई क्या रीजन था छोड़ने का। और केमिस्ट्री में एक पीएस सर का नाम सुना होगा, प्रिंस सिंह, मोशन ई टूज इंडिया के।
बाद हम्म। में फिजिक्स वाला भी ज्वाइन किए। उनका मैंने फिजिकल देखा, वो काफ़ी अच्छा था। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया और मेरे को याद है शायद जून जून जुलाई का लास्ट है। तो और ये बताओ मैथ सबसे हमारा पहले एकदम कि जो क्लास 11th है वो तुम्हारा कैसा गया, डिसेंट वे में गया, ठीक ठाक काम लायक, या सही चला गया, अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिया था तुमने लास्ट में यार जाके? क्लास 11th का बोले तो स्टार्टिंग के दो तीन चैप्टर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के तीन चार चैप्टर बहुत अच्छे गए। और उसके बाद एकदम डीप आ गया कर्व में, ऐसा समझो कि ओके मतलब ओके। अचानक से कर्व। ठीक है, मतलब एक ठीक। तरह से बोल सकते हैं कि 11th बर्बाद टाइप का था, 50-40-50 का, सॉरी 60-40 का हाँ, ऐसा रेशियो। समझो। 60-40 नहीं, 30-70 करो यार। ओके, मतलब स्टार्टिंग के कुछ 30% तुम्हारा अच्छा फेजेस। था और 70% तुम्हारा खराब हाँ, था। ओके ऐसा था कि जो अच्छा जो मैंने पढ़ा था वो बहुत अच्छा था, जो नहीं पढ़ा था वो एकदम नहीं था। समझ रहे ओके हो? ओके। तो तो फिर आया फिर क्या तुम्हारा होता है, 12th। अभी 12th क्या मतलब ऐसा ना, हम लोग ना कभी पढ़े ही नहीं 11th 12th करके, समझे? ओके ओके हम ओके, लोग समझ बस गया। एक फ्लो में पूरे जेई का सिलेबस पढ़ते चले गए। ओके, ऐसा ठीक है। लड़के बोलते हैं ना कि 11th पढ़े 12th पढ़े, मैंने ऐसा राइट कभी राइट। पढ़ा ही नहीं। ऑर्गेनिक पढ़ा तो पूरा ऑर्गेनिक पढ़ा। उसमें कौन 11th का ऑर्गेनिक है, कौन 12th का ऑर्गेनिक है, आज भी मेरे को नहीं पता है। मतलब पूरा ओके। ऑर्गेनिक पढ़ा हूँ। और ये एनआईटी में, और इसको अभी तक नहीं पता है, बहुत बढ़िया। अरे मतलब ओके, मिक्स फिर आगे। मिक्सअप हो गया। जैसे हमने कैसे, जैसे हाँ, मैं हाइड्रोकार्बन समझ होता है गया। ना, मैंने राइट। हाइड्रोकार्बन नाम का कोई चैप्टर ही नहीं पढ़ा पूरा। मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसा एक साइड, फिर एक साथ हम जैसे कोटा में नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री के टीचर कोटा से ही थे ऑनलाइन बैच में। तो वो वैसे ही पढ़ाते थे, जैसे रिडक्शन पूरा एक साथ पढ़ा दिए, ऑक्सीडेशन पूरे ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन एक साथ हो गया, ऐसा टाइप का। ठीक, तो फिर वहाँ पे 11th 12th मैटर नहीं करता है, वहाँ पे है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट हो रहा है। तो फिर वहाँ पे आते हैं जून में क्या होता है, हमारा लिमिट का टेस्ट होता है। और हाँ, मैथ मेरा वीक होने का वजह, मैथ मेरे को पसंद भी नहीं था। और टीचर वहाँ से एकदम फराटेदार से मतलब उड़ा रहे थे। अभी हम बता रहे हैं जैसे हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने पीछे हैं, लेकिन जून आते आते मैथ में लिमिट आ गया था और हमें कुछ समझ में नहीं आया था। और लिमिट का टेस्ट होता है, लिमिट के टेस्ट में मेरा नंबर आता है जी नहीं -2। -2। -2 नंबर आता है, -2। -2 से और 90 कितना परसेंटाइल था? सर 97% आई। 97 परसेंटाइल, -2 से, -2 मार्क्स से और 97%। वो -2 आने के बावजूद मैं नीचे से शायद 3 या 4 नंबर पे था। समझ सकते हो, मतलब अपने बैच में। और जो मेरे और नीचे था वो अभी शायद आईआईटीज में है। ओके। तो क्या होता है कि -2 आता है। उसके बाद क्या होता है, टीचर मतलब जो वहाँ के, ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वहाँ पे, वो अब हम लोगों को खाना बंद कर दिया यार। मतलब ऐसा था कि तुम मार्क्स नहीं ला रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, खा के क्या करोगे? कुछ दिन भूखे रहोगे तो अपने आप खाओगे, मतलब अपने आप पढ़ोगे, सॉरी। हाँ हाँ। हमारा खाना बंद, एक टाइम बंद हो गया। सोचे कि चलो कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, फिर हमें खाना मिल गया। फिर अगले दिन एक और लिमिट का टेस्ट हुआ, और ऐसा नहीं कि लिमिट के टेस्ट के बाद मेरे को टाइम दिया गया। आज सुबह में लिमिट खत्म हुआ और शाम को टेस्ट था जो मैंने बताया। और फिर अगले दिन दोपहर में एक और टेस्ट हुआ, उसमें मेरे नंबर आते हैं 5 नंबर। ठीक। फिर वहां ठीक पे है। भी वही 100 में, ये नंबर 20 या 25 का नहीं है, 100 का है। ओके ओके। ठीक। वहां पे भी था, तो इस बार फिर दोबारा खाना बंद करता है। और इस बार क्या होता है, हमारे बैच को आ जाता है गुस्सा। यार इतना अच्छा कर रहे हैं, मतलब भले ही हम लोग का मैथ वीक था, तो मैथ कोई वजह था ना वीक होने का। और फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा चल रहा था, ठीक चल रहा था, जो टेस्ट आ रहा था उसमें डिसेंट नंबर आ रहा था। तो क्या होता है कि हम लोग कहें कि अब खाना हम नहीं खाएंगे, आप बंद कर रहे हो तो ठीक से रिवोल्ट बंद हो करो। गया। हाँ, रिवोल्ट हो गया। एक्चुअली क्या हुआ मेरे को अभी भी याद है। पूरा दिन भर मैंने नहीं, हम लोग पूरा बैच नहीं खाया, 2 टाइम तो खाना बंद था। और रात रात को हमने खाया ही नहीं। तो फिर वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर था, वो वार्डन को बोलता है कि बोल देना इनको खाना खाने के लिए। रात का लगभग हम लोग को 8 बजे खाना मिलता और 10 बज गया था। 10 बजे आके वार्डन बोलता है खाना खा लो। मेरे को भूख लगा था, मैं जा रहा था खाना खाने। तब तक एक सत्यम नाम का लड़का था, वो बोल रहा है हम नहीं खाएंगे। भाई वापस लौट के आना पड़ा, क्योंकि यूनिटी था हम लोग में। हाँ अब हम हाँ, नहीं करेक्ट। खाएंगे। यार उसके बाद हम 14 लड़के थे अपने बैच में, कोई खाना नहीं खाया अगले पूरे दिन। फिर डायरेक्टर आते हैं, क्या बात है, क्यों नहीं खाना खा रहे हो? हम लोग बताएं कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। क्योंकि टेस्ट आप ले रहे हो तो एक तरीका होता है ना, आज टेस्ट, आज चैप्टर खत्म हुआ, आप मेरे को 1 दिन 2 दिन टाइम दो, मैं अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लेता हूँ, उसके बाद टेस्ट लो। ऐसा कुछ होता है। और ऐसा नहीं कि टेस्ट एकदम बेसिक से, पहला ही टेस्ट आता था एडवांस लेवल का। ठीक।
अरिहंत बुक नाम सुने होंगे एस के गोयल का, हाँ ठीक। राइट। वहाँ उसके बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठा के दे देते थे डायरेक्ट, साला वो बनता है क्वेश्चन। ये सब बात था। फिर डायरेक्टर बोल रहा है कि इसका मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, पैसा मिलता है मुझे फंड से, करता हूँ, मुझे कोई नहीं है, तुम लोग पढ़ो या ना पढ़ो। अब हमारा दिमाग घूम गया था, यार हम यहाँ पे आए थे जेई के लिए, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। फिर हम रात को ही, मतलब 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया था, मैं खा लिया था, मेरे साथ दिक्कत था ना कि थोड़ा मैं शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर था, ठीक। राइट राइट, अभी भी तो देख के लग रहा है। हाँ, अरे रोस्ट कर रहा है। ठीक है। तो मेरे सीनियर्स क्या थे ना कि मेरे को बुलाते थे रूम में और खिलाते थे खाना और फिर बोलते थे जाओ अब रिकॉर्ड करो। तो क्या था, थे हम लोग उस दिन रात को फोन करते हैं अपने पेरेंट्स के पास कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। बहुत पहली बार हमने अपने पेरेंट्स से बात किया तो कि ये ऐसा कब ऐसा दिक्कत कब है कॉल हमारे हुआ साथ। था, मतलब कौन सा मंथ चल रहा था ये अप्रोक्सीमेटली? ये जुलाई जुलाई मेरे जुलाई को चल रहा एग्जैक्ट डेट याद है, 4 जुलाई, था। चार ओके। जुलाई ओके। हाँ एग्जैक्ट डेट भी याद है। 4 जुलाई को इधर कॉल करते हैं हम लोग, नहीं 5 जुलाई था, ठीक। 5 को ओके। कॉल करते हैं लोग रात को। तो ठीक है, पहले मैं करता हूँ फिर सारे दोस्त करते हैं और हम लोग बोलते हैं कि कल आ जाइए, मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे, ठीक। तो मैं वहाँ पे, लेकिन तब तक पता चलता है कि सीनियर लोग भी बोलते हैं कि ऐसे अगर करोगे तो जाने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि लेकिन वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, ठीक। वहाँ पे बॉन्ड वगैरह बना के रखते थे, लेकिन मेरा लेट बैच था इसलिए बॉन्ड वो बनाना भूल गया मेरे ख्याल से। वहाँ ओके पे बॉन्ड ठीक है। बनाने ये हमारे साथ पॉजिटिव पॉइंट था कि हम छोड़ के जा सकते हैं। पोस्ट फिर पढ़ाई होता है हाँ, हाँ फिर कंपटीशन निकालने इसीलिए के तो वो बाद। इसीलिए राइट। तो बॉन्ड बनाते हैं कि अगर आधा पढ़ के फिर उनको रिजल्ट ना दें ऐसा। और अब पढ़ाते ही नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं, छोड़ना तो पड़ेगा ही। तो हम लोग आते हैं ऐसे बोलते हैं सीनियर कि अकेले अकेले जाओगे तो नहीं जाने देंगे, सारे के पेरेंट्स अगर एक साथ आएंगे तभी कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। मतलब वहाँ पे भी कंफर्म नहीं था कि जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। फिर क्या होता है कि 9 बजे अचानक, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, सब अपने बोला था और 14 जन में से 8 जन के पेरेंट्स आ जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सब कोई पटना से था, कोई छपरा से था, कोई मुंगेर से था, गया से था, फिर भी सब आ गए 9 से 10 के बीच में। और वो लोग अलबला गया कि अरे अचानक से हुआ कैसे, इतने पेरेंट्स आए कहाँ से। फिर क्या होता है कि बात वगैरह होता है, वो स्टार्टिंग में जाने नहीं देते हैं। फिर कुछ कुछ होता है, फिर बोलते हैं कि जाओ हम ही निकालते हैं, मतलब बोला जा सकता है हम निकाल दिए गए हमें, पूरा बैच ओके। में निकाल दिया। एक हम इम्पोर्टेंट बात कि ये जो वीडियो है वो किसी भी कंपनी को डिफेम करने के लिए नहीं है, राइट? अब आगे नहीं, बोलो। हाँ वो मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि अभी तुमने बताया कि तुम जुलाई में घर आ गए, तुम्हें घर आना पड़ा, या कहे तो निकाल दिया गया तुम लोगों को कोचिंग इंस्टीट्यूट से। तो उसके बाद तुम्हारा सिलेबस का स्थिति क्या था, तुम्हारा कहाँ तक सिलेबस हुआ था, और फिर तुमने सिलेबस को कैसे मैनेज किया 5 महीनों में, क्योंकि जनवरी में तुम्हारा एग्जामिनेशन था जिसमें तुम्हारे मैथ्स में 0 भी आया। ठीक। एक्चुअली जब मैं जुलाई में घर पे आया तो मैं फिजिक्स में एसएचएम हो चुका था, ठीक। और मैं थर्मो जस्ट स्टार्ट करने वाला था, एसएचएम में अभी वेव बाकी था, थर्मो जस्ट स्टार्ट करना, मैंने वेव बाद में पढ़ा था, 12th के लास्ट में पढ़ा था, पहले वेव मैंने नहीं पढ़ा था। और केमिस्ट्री का बात करें तो मेरा फिजिकल अच्छा खासा कवर था, ऑर्गेनिक पूरा बाकी था, इनऑर्गेनिक पूरा बाकी था, ठीक। और मैथ में तो ऐसा था कुछ था ही नहीं, ऐसा लगता था, उसलिए मतलब मैथ 0 में आया। जीरो, मैथ में जीरो आप समझ लो, ठीक। तो फिर जब आया तो मैंने सीनियर से बात किया तो सीनियर लोग बोले कि मैथ में वैसे भी नंबर नहीं आता है किसी का, मतलब अब ब्रिलियंट लोग का बात अलग है, जो कि मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे भी राइट राइट। मैथ में ज़्यादा नंबर नहीं आता है, तो पूरा फोकस फिजिक्स केमिस्ट्री पे करना और मैथ में इतना नंबर ला लेना कि क्वालिफाई कर जाओ सब जगह, ठीक। तो क्या होता है कि मैथ में मैंने सोचा कि 12 से स्टार्ट करते हैं, मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज था मैथ में, क्योंकि यार कुछ तो आदमी पढ़ा ही था, तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सही था, ठीक ठाक था। तो मैंने सोचा 12 से स्टार्ट करूंगा। तो मैथ में तो मेरा पूरा फोकस था कि कैलकुलस सही से कर लूँ और फिर ये जो छोटे छोटे चैप्टर है कि क्या बोले, ये मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह ये सब हो जाए, तो यही सब था। तो मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले मुझे बताया था फिजिक्स के लिए राजवन सर, उनके अलावा मैं कहीं गया ही नहीं। केमिस्ट्री के राइट। लिए फिजिकल पीएस सर, ऑर्गेनिक में एनजे सर, और इनऑर्गेनिक में अमिताभ सर, शायद जानते होंगे, हाँ, फिजिक्स वाले अमिताभ में ही सर है। पीडब्ल्यू में ही है। हाँ, राइट, अरे अमिताभ सर वो बहुत क्या अच्छे ही टीचर फैकल्टी थे। हैं। न्यूक्लियस के एचओडी भी थे ना, मतलब यस। उनका मेरे को बहुत अच्छा समझ में आता था, तो ये सब तो मैं मैंने पूछ उनसे लेता पढ़ा था। था केमिकल बॉन्डिंग से। अच्छा, एक केमिकल पॉकेट बॉन्डिंग से कोर्स पढ़ा था था। पीडब्ल्यू का। तो पॉकेट कोर्स अच्छा 49 रुपीज में मैंने परचेज किया था, जिसमें मैंने केमिकल बॉन्डिंग सर से पढ़ा था।
वो मतलब बहुत अच्छा पढ़ाता है यार, बहुत हमको अच्छा लगता है पढ़ाते हैं। कि इनऑर्गेनिक में मैंने जितने सर को भी ट्राई किया यार, अच्छे थे, बहुत अच्छे। फिर क्या होता है, मेरा ऐसा रूटीन समझो, मेरा था कि मेरे को दिन में 4 लेक्चर देखना है, मतलब 8 घंटा, ठीक। ओके। और मैं 1.5 पे देखता था, तो क्योंकि तुम्हारा तो 8 बहुत घंटा सारा जितना। बैकलॉग भी हो गया होगा, क्योंकि तुम ऑनलाइन के अंदर अब इंटर कर गए ऑफलाइन से। जैसे ये मैं बताता हूँ, बैकलॉग किसके लिए होता है, जो रेगुलर क्लास करते हैं। हमारे पास था कि ये मेरे को सिलेबस, मेरा डेडलाइन जनवरी है, इसके पहले खत्म करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे को बैकलॉग है यार, मेरे को खत्म करना है, ओके ओके, मैं समझ स्टार्टिंग गया। में करना है, समझ रहे हो। बैक जैसे कोई क्लासेस आगे चल रहा है, ऐसा थोड़ी था कि मैं किसी क्लास में था, ऐसे यूट्यूब से पढ़ राइट। रहा हूँ या टेलीग्राम से चुरा के पढ़ रहा हूँ। नहीं, टेलीग्राम से सिलेक्शन होता है, लेकिन अलग सर ने भी बोला था टेलीग्राम से सिलेक्शन होता है, और सामने अरे मेरे सामने यार, एक प्रूफ वो बैठा जो हुआ है। वो राजन सर का वीडियो टेलीग्राम पे ही मिल जाता था। जिसका सिलेक्शन एनआईटी में हुआ है, अभी मेरे सामने वो प्रूफ बैठा हुआ है। तो क्या होता है कि वो मैं अपना रूटीन बना लिया था, दिन में 4 लेक्चर देखना है, 8 घंटा इधर हो गया। और फिर 6 घंटा मैंने अपने प्रैक्टिस के लिए रखा था। मतलब देख के 14 लग रहा है, लेकिन ये लगभग 12 के करीब करीब आता था। और फिर इफेक्टिव मेरा 11 निकल जाता था। ऐसा तो था कि 12 घंटे मैं इफेक्टिव। मतलब पढ़ते कैसे थे? पहले तुम्हारा पूरा खराब, और 12 घंटे सिटिंग कैपेसिटी तुम्हारा कैसे हैबिट बना? क्योंकि बहुत लोगों का नहीं बन ये पाता। ये अपने इंस्टीट्यूट को मेरा श्रेय है। मतलब जहाँ पे हम थे पहले, वो ओके। सीटिंग कैपेसिटी हमें बना दिया था। क्योंकि भले ही वहाँ पे हम लोग पढ़ाई नहीं होता था, लेकिन बैठते जरूर थे। हमारे जो दोस्त थे यार, दिन भर बैठे रहते थे, क्वेश्चन में लगे रहते थे यार, बन जाए बन जाए। तो बनता नहीं था, लेकिन वो सीटिंग कैपेसिटी था कि आराम से 14-15 घंटे आदमी बैठ सकता है। वो था हमारे पास, तो वो आदत था, बैठ तो सकता था। और इस बार क्या था कि इफेक्टिव अच्छा निकलने लगा था, क्योंकि टीचर भी बहुत अच्छे मिल चुके थे और अपने स्पीड में कंट्रोल कर सकता था। तो क्या होता था कि पहले जैसे होता था 15 घंटा में मेरे को 8 घंटा इफेक्टिव मिलता था, या फिर 14 घंटा में 6 घंटा इफेक्टिव मिलता था। अब था कि 14 में हम 12 इफेक्टिव निकाल रहे थे। तो ये शायद मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था उसी समय, कि मैंने 12 इफेक्टिव निकाले। और फिर मैं वहां से कभी शायद ट्रैक से उतरा ही नहीं। वो 12 इफेक्टिव हुआ तो कभी 10 आता था, कभी 12 जाता था, वो कम नहीं होता था। और जैसे कि हमारे तो बिहार में जो है वो छठ पूजा वगैरह होता है, बहुत अच्छे से मनाया जाता है, हाँ, उसमें 3-4 दिन खराब भी हो जाता है। तो उस हाँ, टाइम पे कैसे वो मैनेज किया था अपना स्टडी? पूरा मैं सच बता साफ कर दिए थे या नहीं किए थे? स्टडी छोड़ दिया। ओके, 4-5 दिन छोड़ वो दिए थे स्टडी। हाँ, वो 4-5 दिन था कि अरे यार ठीक है, इतना कर रहे हैं, चलते हैं 4-5 दिन कर लेते हैं। और वो आस्था भी होता है ना कि यार छठी मैया राइट। का है, कैसे छोड़ सकते हैं। अब हम लोग बिहार वाले हैं, तो वो तो अभी यार इनबॉर्न छठी मैया के लिए इनबॉर्न है, तो जेनेटिक्स है वो तो। हाँ। फिर क्या होता है कि तुमको याद होगा जेई का, सबसे पहले ये अक्टूबर नवंबर, हाँ नवंबर के लास्ट तक ऐसा था कि जेई अप्रैल में होगा कि जनवरी में होगा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन। राइट, और कंफ्यूजन यहाँ था। पे हो जाता है मेरे को दिक्कत, क्या होता है कि मैं अब मान के चल रहा था कि अप्रैल में होगा, ठीक। मैंने अपना सिलेबस स्लो डाउन कर दिया। वो जो 10 घंटा इफेक्टिव था नवंबर के लास्ट लास्ट तक, वो 8 घंटा आने लगा था, या फिर और कम हो गया था, शायद 7 हो गया था। क्योंकि अब लगा था कि अप्रैल में हो रहा है। और हाँ, इन सब के बीच में ना मेरा एक रूटीन था टेस्ट का। स्टार्टिंग में मैं 11 जो गया ना, उसके 1 महीना बाद से भले ही मेरा सिलेबस पूरा नहीं था, लेकिन मैं टेस्ट हमेशा दिया करता था। मतलब टेस्ट छूटना नहीं चाहिए। पहले एक वीक में एक बार, फिर जैसे जैसे पास आते गया एक वीक में 2 बार ऐसे। और ऐसा एडवांस का नहीं, मेंस का ही टेस्ट देता था। क्योंकि जब मैं वहां से आया ना, तो ऐसा था कि सिलेक्शन लेना है यार, आईआईटी या एनआईटी कहीं भी नहीं, तो फिर ऐसा लगेगा कि गलती हमारे में थी। समझ रहे हो ना। राइट। तो गलती, समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो फिर ऐसे धीरे धीरे होता है। और इस मेरा जब पहला मेंस आता है जनवरी का, तो वहाँ पे मेरा सिलेबस लगभग 80% कंप्लीट था। और मैथ अभी भी सिर्फ वीक था कैलकुलस बहुत पढ़ के ज्यादा। गया। राइट। बहुत ज्यादा वीक, मतलब मैथ तो क्या ही तभी तो बताऊँ। जीरो है ना। वो जीरो। हाँ, जीरो से मैं मतलब जीरो से टॉपर तक, टॉपर तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जीरो से हाँ, 97% से सिलेक्शन तक का सफर। एक्चुअली क्या होता है कि मैथ में मतलब जीरो लायक था नहीं मैं, लेकिन क्या हुआ वहां पे जाके मैंने पूरा मिसअप कर दिया। मैं जब पहला जनवरी में मेंस देने गया, मेरे को लगा था कि आराम से 99 तो नहीं लूँ, या 98, 98.5 तो आराम से हो ही जाएगा। मैं वहां पे गया यार, क्या ही बताएं, पूरा मिसअप कर दिया मैंने, पूरा मिसअप। मतलब एकदम ऐसा, क्या ही बताएं, इतू इतू सा गलती पूरा एकदम। और मैथ में ऐसा नहीं था कि मेरा जीरो ही आता यार, वो मैथ में बनाया था जो अच्छा आ सकता था, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से मेरे जीरो गए। मैंने मैथ में 8 नेगेटिव कर दिया था। समझ रहे हो। 10 क्वेश्चन बनाया मैंने, सोचा 10 क्वेश्चन बनाऊंगा, 28-29 नंबर आ जाएंगे।
लेकिन वहाँ पे 2 क्वेश्चन सही हुआ और 8 गलत हो गया। आ गया ओके, 0। ठीक है। वहाँ पे और लाइक और मेरा फिजिक्स में लगभग 70 के करीब नंबर था और केमिस्ट्री में भी 60 के करीब था। लेकिन मेरा पहला मेंस में परसेंटाइल 92 ही बन पाया था। इजी शिफ्ट था। पहले तो तुम्हारा 0 आया जेई मेंस में जनवरी अटेम्प्ट में, उसके बाद तुमने बोर्ड के लिए थोड़ा सा पढ़ाई किया, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, जो ये कुछ यूट्यूब पे सीरीजेस चलते हैं जहाँ पर टीचर पढ़ाते हैं हाँ। कि 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पास होने वाले क्वेश्चन। और 0 नंबर मैथ में जेई मेंस में आने के बाद बोर्ड में आया तुम्हारा 95 100 में से। तो तुमने बोर्ड का प्रिपरेशन किया, बोर्ड तुम्हारा ठीक ठाक गया, तुम्हारा आया 88%। देन 88। तुमने वापस से प्रिपरेशन किया जेई मेंस का बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद, तो वो उसके बोर्ड एग्जाम के बाद जो जेई मेंस था उसके बीच में जो प्रिपरेशन था उसके बारे में बताओ। मैं बताता हूँ सबसे पहले क्या हुआ था कि बोर्ड्स के लिए मैंने कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट मतलब पहले भी पढ़ा था, लेकिन बोर्ड्स के लिए ना मैंने ये सबसे पहले वो आर डी शर्मा का बुक होता है ना, बोर्ड्स के लिए मैंने वो लगाया था। वो टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और उससे मेरे को ना पता नहीं एक कोर कॉन्सेप्ट टाइप का मिलने लगा। ठीक, और मैं मैथ पे ध्यान दे रहा, चूंकि वहां तक 75% क्राइटेरिया आ चुका था और मैं समझ गया था कि ये हटने वाला नहीं है, 75% पार करना पड़ेगा। बोर्ड्स खत्म हुआ और 18 दिन बचा था मेरे को, जहाँ तक याद है 18 को मेरा 18 मार्च को मेरा लास्ट एग्जाम था बोर्ड का। ठीक, और 6 को मेरा जेई मेंस था, अप्रैल वाला। तो वहाँ से मैंने क्या किया, वहाँ से अजीब तरह का मतलब आई थिंक मेरे को लग रहा था कि वहाँ पे मैं 16 आराम से टच कर रहा था, इफेक्टिव बार यहाँ पे 13-14 निकलता था। 16 आवर ठीक, पर मैंने डे। क्या किया। हाँ, मैंने क्या किया कि जो टीचर्स लोग बताते हैं ना कि फुल केमिस्ट्री इन वन शॉट, मतलब वो 10-10 घंटे वाले लेक्चर्स, 12-12 घंटे वाले, वो मैंने अच्छे से किया। और सर वहाँ पे क्या करते थे, जैसे फिजिक्स वाला पे ही चला था, जेई वाला पे, राइट, हाँ, वो सीरीज क्वेश्चन चल जो रहे थे। कराते थे मैं अच्छे से मतलब सर के साथ बैठ के करता था। उससे क्या होता था, नॉलेज तो पहले भी था, लेकिन वो जो मिसअप किया था ना जनवरी अटेम्प्ट में, उसका मतलब चांसेस बहुत कम हो गया। फिर जब अप्रैल अटेम्प्ट में आए, क्या होता है कि पहला ही दिन था, और इस बार भी वही मेरा एकदम था कि अरे यार पहला ही दिन पड़ गया, कम से कम थोड़ा टाइम मिलता देख लेता। और इस बार गया वहाँ पे, दिया। इस बार भी बहुत ज़्यादा गलती किया, लेकिन इस बार कंपैरेटिवली कम गलती किया, इसलिए 97 परसेंटाइल पे कम से कम अटक गया। एक्चुअली मैं एग्जैक्ट परसेंटाइल है 96.9। ओके, ओके, हाँ, 97 बोल सकते हैं। हाँ। देन फिर नहीं। अब तो तुम एग्जामिनेशन दे दिए, और एग्जामिनेशन दे के हाँ। तुम जब कैलकुलेट किए होगे तो तुमको लगा होगा कि हाँ सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद हाँ, बारी वहाँ था पे जेई मेरे को लगा एडवांस था का। एडवांस की। तो उसके वो तो प्रिपरेशन कैसे किए जिसमें वहाँ तुम्हारा से लगा सिलेक्शन नहीं कि हुआ। अब एक्चुअली क्या था कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था। ठीक, तो अब लगा था कि हो जाएगा। और इस बार मेरे मैथ में आ गए थे 28 मार्क्स। ठीक, 7 क्वेश्चन सही हुआ था, 7 बनाया था, 7 सही हो गया था। और तुम अमेज हो जाओगे, 7 में से 5 क्वेश्चन कैलकुलस के थे। ओके, मतलब कैलकुलस। कैलकुलस ऐसा ऐसा था कि मुझसे कैलकुलस ही बनता था, मुझसे सीक्वेंस सीरीज नहीं बनता था, कैलकुलस बनता था। तो मैं सोचा कि यार कैलकुलस के एडवांस में क्वेश्चन जाऊंगा, आराम से बना के आ जाऊंगा। ठीक, फिर क्या हुआ, एडवांस में मेरे क्या बोलते हैं, मतलब तैयारी वही था जो था, उसको कंटिन्यू मैंने किया। एडवांस में फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स हैं मेरे, शायद फिजिक्स में 60 मार्क्स थे, और केमिस्ट्री में भी 45 और 48 के करीब थे, मतलब ओवरऑल 114 नंबर था मेरा। तो जब मैं एडवांस का पेपर देने गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे बन रहे थे, ठीक ठाक बन रहे थे, और मेरे को मैथमेटिक्स बन ही नहीं रहा था एकदम। अब चूंकि मैं सिर्फ कैलकुलस पढ़ के गया था, और कैलकुलस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ होते हैं एडवांस में। फिर मतलब ऐसा लगा था कि वहीं पे रो दूँ, अब क्या ही हुआ। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा चला, फिर सेकंड पेपर में गया, फिर मम्मी पापा बोले, साथ गया था, लोग बोला लो कि दे दो क्या होता है, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो मेंस तो है ही। गया दूसरे पेपर में मैथ्स नहीं बना, फिर घर आया, मेरे को पता था फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा गया लेकिन मैथ्स में कट ऑफ पार नहीं होगा। फिर वही राइट। हुआ, रिजल्ट आया, मैथ्स में कट ऑफ पार नहीं हुआ। अब आया फिर हाँ। अब आया कॉलेज लेने के टाइम। तो हाँ, कॉलेज लेने का। 97 परसेंटाइल पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे थे, देखो और मेरे को था उसमें से तुमने जो कॉलेज सेलेक्ट किया एनआईटी जहाँ पे अभी तुम हो, तो वो क्यों सेलेक्ट किया और तुम्हारा कौन सा ब्रांच है। ठीक ठीक। एक्चुअली मेरे को था कि मेरे को अच्छे कॉलेज में जाना है, क्योंकि इन्वायरमेंट ही सब कुछ करता है, माहौल जैसा रहेगा आदमी वैसा बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा, मेरे को था कि सीएस इलेक्ट्रिकल वगैरह भी लोअर कॉलेजेस में मिल रहे थे, ट्रिपल आईटीज में, मतलब लोअर ट्रिपल आईटीज में और लोअर मतलब एनआईटीज में। तुमको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रहा था। मतलब कंप्यूटर साइंस ट्रिपल आईटी में मिल रहा था, एनआईटी ओके। में एकदम
उधर टाइप का मिल रहा था, ठीक। ओके। तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने भैया लोग से भी बात किया, सीनियर से। वो लोग का भी ऐसा आईआईटीज में है अभी, जैसे एक भैया है आईआईटी रुड़की में, लेकिन उनका ब्रांच प्रोडक्शन है। तो वो बोले कि ये उतना मैटर नहीं करता, अगर तुमको कोडिंग स्किल अच्छे से आता है तो वो कॉलेज का होता है, वहाँ से सारे जब कंपनी जाते हैं तो सबको बैठने का मौका देते हैं, एक जनरल सीजीपीए क्राइटेरिया लगा के। तो तुम इसका टेंशन मत लेना कि कैसा ब्रांच मिल रहा है, अगर तुम करना चाहोगे तो किसी ब्रांच में हो जाओगे। तो फिर मेरा था कि मेरे को अच्छा कॉलेज जाना है, तो मैंने अच्छा कॉलेज किया, तो टॉप 5 में अब प्रायोरिटी था कि टॉप 5 में जाऊँ। तो उधर सूरत कल वगैरह था, तो सूरत कल में मेरे को मेटलर्जी टाइप का ब्रांच मिल रहा था। तो वहाँ पे घर वाले अब माने नहीं कि यार मेटलर्जी कहीं कुछ स्कोप नहीं है, तो फिर सोचा कि ऐसा डिसेंट सा ब्रांच भी ले लेते हैं, और हर मतलब जिसमें सरकारी जॉब, भाई बिहार के हैं तो सरकारी जॉब तो एक अलग सा क्राइटेरिया होता है ना। तो सिविल इंजीनियरिंग में ना सरकारी जॉब का बहुत ज़्यादा मतलब वैकेंसीज रहता है। तो ऐसा था कि ठीक है अब सिविल ले लेते हैं, और अच्छा कॉलेज, तो अच्छा कॉलेज टॉप 5 एनआईटी में आता ही है, एनआईटी कलिकट। राइट, तो तो तुमने ये सिविल लिया, राइट? एनआईटी में तुमने सिविल लिया। ये इसका एनआईटी सिविल का एक अच्छा सा है ना कि जब तुम सरकारी जॉब के लिए जाओगे ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होता है। तो अगर और कुछ नहीं हुआ तो आदमी सरकारी जॉब ले सकता है। राइट, हाँ। और उसके आगे भी तो और अगर यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहो, क्योंकि क्रेज रहता है इंजीनियर्स लोगों में कि यूपीएससी भी वो लोग ट्राई करते हैं, तो वो भी तो ट्राई कर सकते हो फ्यूचर में। देखो यार, मेरे को लगता है ना कि ये मिथ है कि ज़्यादा क्रेज होता है। ठीक है, मतलब अगर 100 में से 5 आदमी कर रहे हैं, लेकिन 95 चाहते हैं कि कहीं अच्छा जगह प्लेस हो जाए इसी में, और वो जो राइट। 5 चाहते हैं वो कर देते हैं। अभी होगा रैपिड फायर राउंड क्वेश्चन ऋषभ के साथ, और ऋषभ बताएंगे वन लाइन में कुछ क्वेश्चंस का आंसर। तो सबसे पहले ऋषभ आप ये बताइए कि जब तक आप ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में थे, तब तक आप कितने आवर्स पढ़ाई किया करते थे? आवर्स का बोले तो 14 से 15, लेकिन इफेक्टिव आता था 7 से 8। ओके, और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुलाई में निकलने के बाद आप कितने आवर्स को पढ़ा करते थे? वहाँ पे मेरा कम हो गया था 13 से 14, लेकिन इफेक्टिव था 12 या 10 11, ऐसा इफेक्टिव बढ़ गया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अभी आप जिस कॉलेज में हैं, तो क्या उस कॉलेज में रैगिंग वगैरह का सामना आपको करना पड़ता है? नहीं, यहाँ पे रैगिंग मतलब ऐसा बोल सकते हो, ये कैंपस रैगिंग फ्री है, खासकर नॉर्थ ओके, वालों के लिए कोई रैगिंग नहीं। ओके, ओके, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए आपने रिवीजन कैसे किया था? आपने कोई चीज को हाँ बार बार पढ़ा था, मतलब नोट्स खोल के हाँ, बार बार करा ये पढ़ा भी था, या फिर आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह भी क्रिएट किया था? एक्चुअली लास्ट में मैंने शॉर्ट नोट्स क्रिएट किया था। और जब तक मतलब ऐसा बोल सकते हैं, एग्जाम के 2 महीने पहले से शॉर्ट नोट्स, उसके पहले पूरा नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स आपने क्रिएट किया था या फिर कहीं से डाउनलोड हाँ, किया था? नहीं नहीं नहीं, मैंने खुद से बनाया था। शॉर्ट नोट्स ओके। अपना बनता है, कोई डाउनलोड नहीं करता है। जैसे एमआर सर एक लाइन बोलते हैं कि नोट्स और दूसरे की गर्लफ्रेंड काम नहीं आता है अपना, दूसरे का नोट्स और दूसरे की गर्लफ्रेंड अपने काम नहीं आते हैं। भाई नोट्स अपना बना, क्योंकि नोट्स में आपको ना जहाँ दिक्कत है वहाँ पे आप हाईलाइट करोगे, वहाँ पे अलग पेन का यूज करोगे, वहाँ समझ रहे हो, और किसी और करेगा राइट। तो वो उसका डाउट हो जाएगा। या कोई चीज कोई कैसे लिखा है, और वो चीज अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें एक होता है ना सेंस, पता नहीं चलेगा कि ये किस सेंस में ये वाला लाइन लिखना चाह रहा था। हाँ। ओके। अरे ऐसा था ना कि मैं कहीं कहीं ब्लैक होल बनाता था, और एक तरफ वार्म होल, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट पे नहीं समझ में आया तो वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लैक होल बना दिया, और उसका आंसर कहीं वार्म होल खुल रहा है दूसरे पेज में। तो वो मैं ना समझ सकता हूँ कि अच्छा ये साइन देखा तो इसको मेरे को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, जहाँ पे वो वार्म होल खुल रहा है वहाँ पे जाके देखना है। ऐसा राइट, वो राइट, सबको राइट। समझ में नहीं नहीं आएगा, और अगर तुम्हारा नोट्स अगर दे भी दिया जाएगा यूट्यूब के ऊपर, तो किसी को फिर नहीं क्रैश समझ कर में जाएगा, किसी का नहीं समझ में आएगा, राइट? हम्म, क्योंकि अपना अपना तरीका होता है प्रिपरेशन करने का। तरीका अपना अपना होता है। तो ये जो वीडियो में बताया गया है उसको कोई भी लोग कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संघर्ष भरा था, जीरो से सिलेक्शन तक, उसके बाद एवरेज स्टूडेंट से सिलेक्शन तक, और अभी एनआईटी में सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है। इसको आई ट्रिपल आईटी के अंदर सीएससी भी मिल रहा था, लेकिन इसने नहीं लिया। यार अच्छे कॉलेज एनआईटीज में हमको इलेक्ट्रिकल मिल रहा था, लेकिन क्या ही करें, अच्छा कॉलेज ज्यादा मैटर करता है। अभी ऋषभ जो तुम कॉलेज में हो, उस कॉलेज का एवरेज पैकेज कितना है सिविल इंजीनियरिंग का? सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे एवरेज पैकेज 9.75 एलपीए है, और ओवरऑल एवरेज लगभग 13 एलपीए के करीब है, और सीएससी का जाओगे तो 23 एलपीए है। ओके, और गवर्नमेंट जॉब तो है ही, राइट? कोई गवर्नमेंट चाहे जॉब, तो हाँ, वही आउटसाइड वही में कर सबसे सकता बड़ा है। मैटर करता है। यहाँ पे आदमी यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब एक अलग देख के और अच्छा कॉलेज देख के आया हूँ। ओके।
ऋषभ जो है उसका भी एक यूट्यूब चैनल है। मैं ऋषभ के यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आप वहां पे भी जाके इसको चैनल को विजिट कर सकते हैं। अभी ये एनआईटी का कुछ ब्लॉग्स वगैरह बना रहा है, मिनी ब्लॉग्स बना रहा है, और आगे भी वीडियोस आते रहेंगे। स्ट्रेटेजी वीडियो भी डालने का कुछ प्लान है। तो अगर आप डिटेल में कोई चीज को जानना चाहते हैं तो ऋषभ का चैनल जरूर विजिट करें, ऋषभ के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। कोई डाउट अगर होगा ऋषभ से अगर पूछना होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दे। नेक्स्ट टाइम अगर डाउट ज्यादा आ जाता है तो ऋषभ को फिर से मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। थैंक यू।